हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। पिछली वीडियो में हमने देखा था संविधान सभा का गठन और संविधान की निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, और अलिखित संविधान में आता है ब्रिटेन का संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। और भारत के मूल संविधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में अनुसूचियां अब 12 हो गई हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। ठीक है, यह लिखा गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। अब इसमें हमें न्याय की बात करता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय में क्या होगा, समाज में किसी भी वर्ग विशेष को क्या विशेषाधिकार नहीं होंगे, सबको क्या होंगे, समान रूप से देखा जाएगा। और आर्थिक आधार पर किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। और यहाँ सभी को राजनीतिक न्याय या सरकारी दफ्तरों में किसी को भी प्रवेश करने का क्या होगा, अधिकार होगा। सबको समान रूप से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार की क्या, समता यानी कि 2 प्रकार की समानता की बात करता है। सबसे पहले आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो अब इसको याद करने का तरीका, जैसे न्याय तो 3 प्रकार का देगा, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक हो गया। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अब हम स्वतंत्र कैसे होंगे, हम अपने मन में अगर स्वतंत्र होंगे तो कोई भी विचार ला सकते हैं। अब विचार लाएंगे, उसको क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। तो अभिव्यक्त करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम उसको किसके साथ अभिव्यक्त करेंगे, किसको उसको बताएंगे, तो जिसको बताएंगे उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या होगा, विश्वास होगा, तभी तो हम अपनी चीज़ों को उसको बताएंगे ना। तो तीसरा हो जाएगा विश्वास की स्वतंत्रता। अब हम जिस व्यक्ति को उसे बता रहे हैं, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, वह किसी न किसी धर्म से होता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। और उसके बाद वह अगर किसी धर्म का है तो उस धर्म की क्या करता होगा, उपासना भी करता होगा। तो उपासना करता होगा तो क्या हो जाएगा कि उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगी। तो हमें इसमें कितने प्रकार की, 5 प्रकार की क्या हो जाएंगी, स्वतंत्रता हो जाएगी। और 2 प्रकार की समानता करता है, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। मतलब उसको हर जगह पर क्या होगा, कहीं पर भी उसको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे, मतलब किसी भी प्रकार के उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे संविधान की सार और संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को। और इसे संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया है। और संविधान में प्रस्तावना का आधार जो बना था वह बना था नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में पेश किया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। हम भारत के लोग शब्द जो है, यह शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग, यह अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को के एम मुंशी ने संविधान सभा की
जन्म कुंडली कहा, ठीक है, संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को, के.एम. मुंशी के द्वारा। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब यह गैर न्यायिक प्रकृति की है। अब गैर न्यायिक क्या होता है, अगर प्रस्तावना का कोई सम्मान नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति अगर इसकी अवहेलना करता है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह एक गैर न्यायिक प्रकृति की है। उसके बाद आता है कि क्या जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहला जो केस आया था वह आया था 1960 में, बेरुवारी वाद। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है, और कहा गया अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें विधायिका प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद आता है 1973 में केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है और इस पर विधायिका संशोधन भी कर सकती है। और इसी केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, कहा कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, ठीक है। मूल ढांचे में कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसका मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह खराब नहीं होना चाहिए। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं संविधान में वर्णित अनुसूची, यानी कि जो 12 अनुसूची हैं उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यह एक छोटा हिस्सा है, इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम संविधान के 22 भाग यानी कि 395 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान में जो पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्य और संघ क्षेत्रों का, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनके नाम इसमें लिखे गए हैं, क्योंकि जब कोई भी राष्ट्र बनता है या कोई भी चीज़ नई बनती है तो उसके सबसे पहले क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें भी हम क्या करेंगे, राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। याद करने का एक तरीका है। दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में हम देखेंगे वेतन और भत्ते, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, नामकरण किया। अब नामकरण कर लिया तो उनको पैसा भी तो देंगे ना, पैसा देंगे तो वेतन और भत्ते की बात करेंगे। वेतन भत्ते की बात किस किस की होगी, राष्ट्रपति की होगी, राज्यपाल की होगी, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष की होगी और उनके उपाध्यक्ष की होगी, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति की होगी, उपसभापति की होगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होगी, ठीक है। इन सब का वेतन और भत्ता जो होगा वह अनुसूची 2 के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इसका क्या होगा, वर्णन होगा वेतन और भत्ते का। फिर उसके बाद आती है अनुसूची 3। अब अनुसूची 3 पहले में हमने नामकरण कर दिया, दूसरे में उनको अब पैसा भी दे दिया, अब हम उनको शपथ भी तो दिलाएंगे ना। तो शपथ दिलाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को क्या किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी, ठीक है। तो यह वर्णन है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में आता है राज्यसभा सीटों का बंटवारा, ठीक है। अब राज्यसभा की जो सीटें हैं हमारी वह है 245। अब इन 245 जो सदस्य हैं इनको कहाँ से कितने कितने इनको राज्यसभा में लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो उसका जो वर्णन किया गया है, उसका जो बंटवारा किया गया है वह अनुसूची 4 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 5। अब अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसे अब जनजाति क्षेत्र हैं, उन जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और कहीं प्लेन से एरिया में जहां पर क्या है पूरा डेवलप है वहां का प्रशासन, इन दोनों जगह पे क्या होगा, एक सा प्रशासन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए राज्यपाल को क्या दिया जाता है, वहां पर विशेषाधिकार दिए जाते हैं कि आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ प्रावधान बना सकते हो। तो उनका प्रशासन क्या होगा, थोड़ा हटके होगा, ठीक है, जिससे वहाँ की जो जनजाति है वह मुख्य धारा तक क्या कर सके, समानांतर आ सके। इसीलिए अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई है। फिर उसके बाद अनुसूची 6 आती है। छठी अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के विषय में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। क्योंकि यह भी क्या है, मुख्य धारा से कुछ हटके हैं, ठीक है। तो मुख्य धारा से हटके हैं तो इनके लिए भी एक विशेष क्या किया गया है, प्रावधान किया जाता है। तो इसके लिए अनुसूची 6 में क्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आती है अनुसूची 7, ठीक है। अनुसूची 7 में विषयों के वितरण के संबंधित सूची बताई गई है और इन सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में वर्णित मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब इसमें 22 भाषाएं हो गई है। तो मूल संविधान में हमारे सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद जो 4 अनुसूचियां थी वह बाद में जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद उसमें 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो अब हम देखते हैं कि कब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई वह जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को क्या किया गया था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को और जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, 9 म और क, ठीक है। 9 म क, 9 से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी, ठीक है। तो ये कब जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर उसके बाद आता है 4 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, वह जोड़ी गई थी 2003 में 92वां संविधान संशोधन। इसमें डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं वर्णित है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची थी, यह अनुसूची भारतीय संविधान में पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित उपबंध है, ठीक हो गया। यह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में जो भी प्रावधान डाला जाता है उस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। अब दल बदल क्या है, इसको समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था, किसी भी नेता को प्रलोभन दिया जाता था। अगर कोई नेता एक पार्टी से जीतता है, जैसे वह कांग्रेस से जीतता है, उसको बीजेपी के द्वारा क्या किया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, वह उस दल में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। लेकिन जनता ने कांग्रेस पे भरोसा करके उसको जिताया था, लेकिन पैसे दे ले करके वह किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गया। उसकी विधायिका तो बची रही, ठीक हो गया। और आगे चल करके क्या हो गया, फिर और किसी अन्य पार्टी ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने फिर उसको प्रलोभन दिया, उसने बीजेपी छोड़ करके फिर आम आदमी में चले गया। तो इसी प्रकार से उसकी संज्ञा दी जाती थी आया राम गया राम की। वह किसी भी पार्टी में चले जाता था, लेकिन उसकी विधायिका खत्म नहीं होती थी। तो 52वां संविधान संशोधन ऐसा किया गया कि अगर आप किसी भी पार्टी में चले जाते हो, अगर आपको जनता ने जिस पार्टी से जिताया है, अगर आप उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में जाते हो, तो आपकी विधायकी या आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रावधान लाया गया दल बदल का और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद आती है 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये ही सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची हम देखते हैं। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। अब 11वीं अनुसूची जो है वह 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं ग्राम पंचायतों में और यह 14 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। संशोधन हुआ 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1993 में, ठीक हो गया। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें भी 18 विषय रखे गए हैं और 1 जून 1993 से इसे लागू किया गया है।
ठीक हो गया। 12वीं जो अनुसूची है यह 74वां संविधान संशोधन, इसे भी 1992 में ही जोड़ा गया। ठीक हो गया, 1992 में जोड़ा गया और लागू इसे 1 जून 1993 से किया गया। ठीक है, तो एक बार हम इसको और रिपीट करते हैं, देखते हैं। अब हम समझने के लिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज का जन्म होगा तो उसका नाम रखा जाएगा। तो पहली अनुसूची में क्या होगा, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हो जाएंगे। पहली अनुसूची में नामकरण होगा। उसके बाद दूसरी अनुसूची में बच्चा थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या चाहिए, आजीविका के लिए वेतन चाहिए, पैसा चाहिए। तो दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा, वेतन और भत्ते हो जाएंगे। वेतन भत्ते किस किस के होंगे बता दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक हो गया, इन सब के क्या होंगे, इसमें वेतन और भत्ते होंगे। तो सबसे पहले नामकरण होगा, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरी अनुसूची में अब पैसा मिलेगा तो वो कुछ गलत काम भी तो कर सकता है ना, तो इसके लिए उसको क्या की जाएगी, कसम दी जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएगी, शपथ हो जाएगी। शपथ किस किस को, मंत्रियों को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायाधीश को, इस सब को क्या की जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। फिर उसके बाद चौथी अनुसूची में अब प्रशासन करने के लिए कोई जगह भी तो देंगे ना, कुछ उसको बांटेंगे भी तो ना, तो उसके लिए बांटने के लिए क्या बांट देंगे उसको, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर देंगे। तो किस चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगी, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। फिर उसके बाद पांचवी अनुसूची, अब हमने राज्यसभा सीटों का बंटवारा भी कर दिया। अब वहां उनको क्या करना है, प्रशासन भी तो अपना करना है ना, शासन करना है, अपना राज करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगी, पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची में किसका प्रशासन होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का क्या हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, अब हमने उन क्षेत्रों का प्रशासन की बात करी, अब उसके बाद आएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा, प्रशासन की बात कर दी। अब प्रशासन कहाँ कहाँ करेगा, असम में करेगा, मेघालय में करेगा, त्रिपुरा में करेगा और मिजोरम में करेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएगी सातवीं अनुसूची। अब सातवीं अनुसूची में हमने इसको प्रशासन भी दे दिया, प्रशासन कहाँ कहाँ करेगा ये भी बता दिया। तो अब उनको सूचियां वितरित करेंगे। सूचियां कौन कौन सी वितरित करेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में हम क्या कर देंगे, सूचियों का प्रावधान करेंगे। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची। अब हमने कहा कि 7वीं अनुसूची तक हमने उसको सूचियां भी दे देंगे। अब वो किसी को भाषा भी तो बोलेगा ना, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ ऐसी वैसी भाषा बोलेगा, क्योंकि उसको प्रशासन भी करना है। किसी व्यक्ति को, हम व्यक्ति को लेके चल रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो 8वीं में क्या हो जाएगा, भाषा का बंद हो जाएगा, भाषा के बारे में बताया जाएगा, भाषा संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। ठीक हो गया। तो 1 से 8 तक समझ गए। पहले में नामकरण किया, दूसरे में पैसा दिया यानी कि वेतन भत्ते दिए, तीसरे में हमने उसको कसम दिला दी यानी शपथ दिया, चौथे में हमने राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया यानी कि उसको सीटें बांटी, पांचवें में हमने उसको प्रशासन करना सिखाया, कहाँ, जनजाति क्षेत्रों में। छठे में हमने उसको जनजाति क्षेत्र दिए, कहाँ कहाँ दिए, असम दिया, मेघालय दिया, मिजोरम दिया, त्रिपुरा दिया। फिर उसके बाद 7वीं में हमने विषयों के बारे में सूचियाँ दी। ठीक है, सूचियाँ कौन कौन सी दी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी। अब हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दे दी। अब जहाँ जहाँ वो प्रशासन करेगा वहाँ वहाँ उसको भाषाएं भी तो बोलनी पड़ेगी। तो 8वीं जो अनुसूची हो जाएगी उसमें भाषा के संबंध में प्रावधान किया जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने उसके बारे में कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई ये भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखेंगे 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची में क्या होगा कि इसमें कोई भी अगर वहाँ पर ऐसा कानून है जैसे भूमि सुधार से संबंधित ऐसा कानून होगा जिसको वो इसमें डालना चाहेगा, इस पर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसमें 9वीं अनुसूची में क्या होगा, भूमि सुधार से संबंधित क्या होंगे, प्रावधान होंगे। फिर आएगा 10वीं अनुसूची। अगर कोई व्यक्ति किसी भी दल में अगर जाना चाहेगा या किसी दल को छोड़ना चाहेगा तो वो पहले ही डर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब किसी भी दल में नहीं जाता हूँ। तो अनुसूची 10 में हो जाएगा दल बदल प्रावधान। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची आ गई। 11वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, अब उसको ग्राम पंचायतों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में उसको नगर पालिकाओं के बारे में बताया जाएगा। इस आधार पे हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले नामकरण करेंगे, उसके बाद उसको वेतन भत्ते देंगे, उसके बाद उसको शपथ दिलाएंगे, उसके बाद उसको राज्यसभा सीटों का बंटवारा करेंगे, उसके बाद उसको जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन देंगे, उसके बाद उसको असम, मेघालय, मिजोरम और
त्रिपुरा का प्रशासन बताएंगे। उसके बाद उसको सूचियाँ देंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद हम उनको भाषाओं के बारे में बताएंगे अनुसूची 8 में। उसके बाद हम उसको भूमि सुधार संबंधी उपबंध के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसको हम दल बदल के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उसको पंचायतों के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उसको नगर पालिका के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक हो गया। तो आज हमने देखी अनुसूचियां, प्रस्तावना, और आगे को हम इस क्लास को जारी रखेंगे। धन्यवाद।